राधे माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बाबू पढ़ने वाले हैं श्वसन के बारे में। आज जानेंगे कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, श्वसन से रिलेटेड हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में आज हम जानकारी अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइए बाबू, इस दुनिया में हमको कोई भी काम करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। कोई भी काम अगर आपको करना होता है, कोई काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? शक्ति की जरूरत होती है। बिना शक्ति के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर आपको पढ़ना ही बोला जाए तो अगर आपके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी तो आप क्या कर सकोगे? पढ़ नहीं सकोगे। या मान लो जो आपके शरीर में शक्ति नहीं है, बोलेगा कि 5 केजी का वजन उठा करके छत पर लेके जाओ, तो आप नहीं लेके जा पाओगे। आपको सिर्फ अगर आपके शरीर में शक्ति नहीं, आपको बोला जाएगा कि आप दौड़ो, आप दौड़ नहीं पाओगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और जो ये शक्ति हमें मिलती है, यह शक्ति हमें मिलती है किससे? ऊर्जा से मिलती है। किससे मिलती है? ऊर्जा से। यह शक्ति हमें किससे मिलती है? ऊर्जा से। अब जो बात आती है कि ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, तो ऊर्जा बाबू पहले समझो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। ये जो हमें ऊर्जा मिलती है हमारे कोशिका में, कोशिका में जो भोज्य पदार्थ रहता है, कोशिका में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। क्या रहता है? संचित। तो हमारे कोशिका में जो हम लोग जो भी चीज खाते हैं ना, वह मतलब टूट करके हमारे पूरे बॉडी के कोशिका तक पहुंच जाता है। तो वहां क्या रहता है? वह इकट्ठा रहता है। ठीक है, अब ये कोशिका भोज्य पदार्थ, कोशिका में जो क्या करता है, कोशिका में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। वह क्या करता है? अब जो ये भोज्य पदार्थ है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाने के बाद हमें ऊर्जा देता है। हमें क्या देता है? ऊर्जा। समझ में आया कि नहीं आया? आप इस धरती पर कोई भी काम करो, वो काम आप तभी कर सकते हो जब आपके पास क्या होगा? शक्ति होगा। और जो शक्ति हमें प्राप्त होता है वह ऊर्जा से प्राप्त होता है। अब ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होगा? तो हम जो भी चीज खाते हैं, हमारा पूरा बॉडी जो किससे निर्माण हुआ? कोशिका से। जो भी चीज खाते हैं उसका जो अंतिम घटक होता है वह टूट करके कहाँ पे मौजूद रहता है? कोशिका में मौजूद रहता है, जो भोज्य पदार्थ होता है। अब कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके वह क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाने के बाद वह क्या करता है? जब ऑक्सीकृत हो जाता है तब वह ऊर्जा मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? ऊर्जा। और यह जो ऊर्जा बनता है बाबू, यह ऊर्जा बनता है एटीपी के रूप में। किसके रूप में ऊर्जा मिलता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलता है। तो इतना बात समझ में आ गया? चलिए, अगर अब इसका अगर डेफिनेशन कोई पूछेगा कि डेफिनेशन क्या होगा, तो आप डेफिनेशन इसका कैसे बताओगे? अभी आप लोग ध्यान से बताओ। ठीक है, इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? सबसे पहले आप याद रखोगे श्वसन। श्वसन के दौरान मतलब हुआ आप ऊर्जा प्राप्त करना। क्या प्राप्त करते हो? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। श्वसन जहां भी बात आ जाएगा तो इसका मतलब हमको ऊर्जा प्राप्त करना है। क्या करना है? ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसमें श्वसन अभी देखेंगे अब 2 प्रकार का होगा, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बाह्य श्वसन में ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। कैसे होगा कैसे नहीं, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए इसका श्वसन, तो डायरेक्ट बोलेंगे यह एक जटिल प्रक्रम है। यह क्या है? यह एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थ, कौन पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ जैसे ले लीजिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर CO2 H2O एवं ऊर्जा बनाते हैं।
उसे श्वसन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? श्वसन कहते हैं। अगर आपसे श्वसन का डेफिनेशन पूछेगा तो आप इस तरीका से बोल दोगे। अब अगर श्वसन के लिए अगर हमको इक्वेशन लिखना हो कैसे, जैसे देखिए यह एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर CO2 H2O एवं ऊर्जा बनाते हैं, उससे क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। इतना समझ में आ गया? चलिए देखिए, अगर श्वसन के लिए अगर रासायनिक समीकरण अगर कोई पूछेगा तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ कार्बनिक पदार्थ में ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 और ये क्या करेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अब ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत हो जाने के बाद क्या क्या बनाएगा? 6CO2 बना देगा प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनाएगा। क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। और जो यह ऊर्जा बनाएगा यह किसके रूप में ऊर्जा बनाएगा? ATP के रूप में ऊर्जा बनाएगा। किसके रूप में बनाएगा? ATP के रूप में ऊर्जा बनाएगा और वो अस्थायी रूप से संचित रहेगा कोशिका में। कहां पर? वो अस्थायी रूप से। चलिए ये हो गया शोषण के लिए रासायनिक समीकरण। चलिए इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलिए तो अब हम लोग से अगर बात करेंगे श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। देखो श्वसन के प्रकार श्वसन बाबू होते हैं दो प्रकार के। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। तो पूछेगा कौन कौन होता है, तो बोलेंगे नंबर 1 में बाह्य शोषण और दूसरा होता है आंतरिक शोषण। बाह्य शोषण और आंतरिक शोषण। इसी आंतरिक शोषण को कहा जाता है कोशिकीय शोषण। चलिए अगर आपसे पूछ देगा शोषण कितने प्रकार के होते, क्या बोलोगे? शोषण दो प्रकार के होते। कौन कौन? बाह्य शोषण और आंतरिक शोषण। और जो ये आंतरिक शोषण होता है ये होता है 2 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है वायवीय शोषण, दूसरा होता है अवायवीय शोषण। और ये वायवीय शोषण को कहा जाता है ऑक्सीशोषण। वायवीय शोषण को क्या कहा जाता है? ऑक्सीशोषण भी कहा जाता है। ऑक्सीशोषण। और अवायवीय शोषण को कहा जाता है, आप इसको क्या कह सकते हो? अनॉक्सी शोषण। ठीक है। तो आंतरिक शोषण कितने प्रकार के हो जाता है? वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। अब हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं वायवीय शोषण के बारे में। वायवीय शोषण क्या होता है? चलिए तो चर्चा करते हैं हम लोग वायवीय शोषण के बारे में। देखिए बाह्य शोषण के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। बाह्य शोषण के बारे में। तो बाह्य शोषण क्या है? सिंपल लॉजिक, हम लोग बाह्य शोषण किसको बोलते हैं? बाह्य शोषण को नॉर्मली बोला जाता है सांस लेना। क्या बोलते हैं? सांस लेना और सांस छोड़ने को क्या कह देंगे? बाह्य शोषण बोल दीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? सांस लेना और सांस छोड़ना क्या हो जाएगा? बाह्य शोषण। समझ में आ गया? तो नॉर्मली बाह्य शोषण को सांस लेना भी कहा जाता है। बाह्य शोषण को क्या कहा जाता है? सांस लेना। अगर आपसे अगर कोई पूछे तो डायरेक्ट बोलिएगा बाह्य शोषण को सामान्यतः सांस लेना कहते हैं। सांस लेना कहते हैं। बाह्य शोषण को क्या कहते हैं? सांस लेना। कहने का मतलब बाह्य शोषण में सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है। और इसी में एक आ जाता है जब सांस लेते हैं, सांस लेना, जैसे इसको बोल सकते सांस लेने और
सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहने का मतलब अंग्रेजी में इसको बोलते ब्रीदिंग। क्या बोल देते हैं इसको? ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अगर आपसे कोई अब पूछ देगा श्वासोच्छ्वास क्या होता है तो हम ये भी बता देंगे। अब देखिए, बाह्य श्वसन में मतलब केवल सांस लिए और सांस छोड़े, इसमें कुछ ऊर्जा कोई भी तरह का ऊर्जा नहीं बनेगा। कोई भी तरह का भोजन के जो होंगे ऑक्सीकृत नहीं होंगे। समझ रहे? जब भोजन ऑक्सीकृत नहीं होगा तो ऊर्जा भी नहीं बनेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब यह जो बाह्य श्वसन होता है, इस बाह्य श्वसन को आप कह सकते हो यह भौतिक होता है। बाह्य श्वसन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। कौन परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। बाह्य श्वसन कौन परिवर्तन होता है? अब क्या बोलोगे? यह भौतिक परिवर्तन होता है। अगर इसमें अब कोई आपसे पूछ लेता है सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ब्रीदिंग कहते हैं, मतलब श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। अब ये होता है दो प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक, निःश्वसन। ठीक है, निःश्वसन एक होता है, एक होता है निःश्वसन। ठीक है बाबू, एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। ठीक है, निःश्वसन को बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या होता है? निःश्वसन का मतलब सांस अंदर लेना। सांस अंदर लेने की क्रिया को सांस अंदर लेने की क्रिया को इनहेलेशन, निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन कहते हैं। समझ गए? तो सांस अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन। पहला हो गया। अब इसी में आ जाता है दूसरा बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोल देते उसको? निःश्वसन। एक्सहेलेशन। यहाँ होगा मिस्टेक है थोड़ा सा। इनहेलेशन, ये हो गया एक्सहेलेशन। मतलब सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहेंगे? सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन कहते हैं। तो चलिए, समझ में आ गया? आपसे पूछे बाह्य श्वसन क्या है, तो बाह्य श्वसन नॉर्मली सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कह देंगे? श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं, ब्रीदिंग भी कहते हैं। समझ में आ गया? ये दो प्रकार का होता है। एक बार हम सांस लिए, एक बार छोड़े। तो एक सांस लेना और सांस छोड़ना ये अलग अलग चीज है। तो सांस जब हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं निःश्वसन, मतलब इनहेलेशन। मतलब हम जब क्या करते हैं? वायु को अंदर लेते हैं। अभी हम सीखेंगे कि वायु से कौन कौन से गैस किस तरीके से लेते हैं। ठीक है। और निःश्वसन, एक्सहेलेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। तो अब बात आती है कि हम वायु से जितने भी गैसें को अंदर लेते हैं, क्या उतना ही गैसें को हम लोग बाहर कर देते हैं या नहीं, या करते हैं तो कितना बाहर करते हैं और किस अनुपात में होता है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए निःश्वसन, ये हो गया निःश्वसन। ये मतलब हो गया सांस लेना। सांस
लेना, ये क्या हो गया, सांस छोड़ना, सांस छोड़ना। अब देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जब सांस लेने का मतलब क्या, इस वायुमंडल में जितना भी गैस है अपने नाक के द्वारा क्या करता है, फेफड़ा तक पहुंचाते हैं। तो हम लोग जितने भी मनुष्य हैं वो सब किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से। आगे हम लोग बात भी करेंगे कि मतलब कौन से जीव किसके द्वारा सांस लेता है, ठीक है। तो अभी पहले केवल हम बाह्य श्वसन के बारे में, अभी श्वसन के बारे में चर्चा कर, अभी जो चीज सिखा रहे उसको सीखते चलिए, ठीक है। देखिए, निश्वसन, सांस लेना, निश्वसन, निश्वसन सांस छोड़ना। जब हम लोग सांस लेते हैं, इस वायुमंडल में जितना भी गैस है सभी गैस को हम लोग क्या करते हैं, जितना गैस अपने बॉडी के अंदर मतलब फेफड़ा तक पहुंचता है उतने ही हम क्या करते हैं, गैसों को बाहर करते हैं। लेकिन गैसों का अनुपात बदल जाता है। मैक्सिमम अगर मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, तो बताइए ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना है, 21%। तो मान लीजिए 21% हम लोग क्या किए, सांस के रूप में लिए। अब फिर क्या है, जैसे मान लीजिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना है, 0.03%। मान लीजिए इतना परसेंट हमने लिया। नाइट्रोजन कितना है, N2 कितना है, 78%। अगर हम लोग क्या किए, सांस लिए, तो छोड़ेंगे भी इतना ही, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, अनुपात बदल जाएगा। अब ये अनुपात कैसे बदलेगा, देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचता है। अब सेल तक पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वहां ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। तो ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या रहता है, ऑक्सीजन पहुंचते रहता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर में कमजोरी, मतलब समझ लीजिए बहुत तरह का दिक्कत होने लग जाता है। ऊर्जा बनने में दिक्कत हो जाता है। ऊर्जा जब बनने में दिक्कत हो जाएगा तो हमारे शरीर में मतलब ताकत नहीं मिलने लगेगी और हम लोगों के शरीर में कमजोरी आने लग जाएगी। तो चलिए उसका रीजन आगे समझते हैं। तो जब हम 21% ऑक्सीजन क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, तो जब हम श्वसन छोड़ते हैं तो छोड़ने के समय में ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं वह छोड़ते हैं 17%। कितना परसेंट छोड़ते हैं, 17%। और CO2 जैसे होता है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। CO2 जो कि इसकी मात्रा बढ़ जाती है 4.03% हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और नाइट्रोजन जो क्या होता है, नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना का उतना नाइट्रोजन का क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। 78% का 78% इसको क्या कर दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। तो इस तरीका से होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। समझ में आया इतना तक? इतना तक आप लोगों को समझ में आया? तो सांस लेने के दौरान मान लीजिए इसमें जितना हम लोग क्या किए, सांस लेने के दौरान जितने भी गैस का लिए प्रतिशत उतना ही छोड़े, लेकिन केवल उसका अनुपात बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन 21% लिए, छोड़े कितना, 17%। इसका मतलब इसमें 4% क्या हो गया, कमी, 4% कमी। यहाँ लिए कितना, 0.3%, लेकिन छोड़े कितना, 4% ज्यादा छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए, तो दोनों अनुपात बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। तो नाइट्रोजन का हमारे बॉडी में अभी कुछ जरूरत ही नहीं है, तो जितना लेते हैं उतना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लगता है कि आप लोगों को अच्छा से निश्वसन और निःश्वसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे